और उसका हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के बारे में पढ़ते हैं कि जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होती है। तो किसी भी कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज हो और फ्लक्स चेंज होने की वजह से जब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो तो ऐसी स्टडी को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि किसी भी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होती है वो फ्लक्स की वजह से नहीं होती। वो जो ईएमएफ जनरेट होती है वो चेंज ऑफ फ्लक्स से जो है वो पैदा होती है। अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ कॉइल के अंदर जनरेट होती है। ईएमएफ स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर भी जनरेट हो सकती है। तो आज पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर को। देखिए बेटा, कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इस तरह से कॉइल है और उस कॉइल के अंदर अगर कोई भी फ्लक्स चेंज होता है, इस तरह से एक कॉइल रखें और कॉइल के अंदर अगर हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होती है। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो ईएमएफ जो जनरेट होती है वो सिर्फ कॉइल के अंदर जनरेट नहीं होती। ईएमएफ या जो है वो करंट is also induced in a straight conductor when बेटा स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर भी ईएमएफ जनरेट होती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है। सपोज करें ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर इस तरह से हमारे पास हो, इस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर, अगर स्ट्रेट कंडक्टर और उसके अंदर अगर ये कंडक्टर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर इस तरह से मूव करवाए तो इसके अंदर भी एक करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। सिर्फ कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। ईएमएफ किसी ऐसे कंडक्टर के अंदर भी इंड्यूस हो जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है। कट करने का मकसद क्या होता है? कट करने का मकसद होता है कि जो है वो थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा? इनवर्ड। अगर ये कंडक्टर इस तरह से मूव करता है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से मूव करेगा तो इसकी एंगल 0 या 180 होगी। लेकिन अगर इस तरह से मूव करता है तो एंगल 90। अगर इस तरह से मूव करता है तो एंगल ना 0 डिग्री है, न 180 और न 90 है, सम अदर एंगल। तो 0 और 180 डिग्री के सिवा कंडक्टर किसी और एंगल पे जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो भी उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से कंडक्टर के मूव करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो, किसी कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट हो, तो ऐसी जो फिनोमिना होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन। तो हमने दो चीजें पढ़ी। पहली चीज के अंदर हमने ये देखा कि किसी भी कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ या करंट बन जाता है। दूसरी चीज ये कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो उसके अंदर भी ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है। जबकि तीसरी बात हमने ये देखी थी कि अगर किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स कांस्टेंट होता है या कोई भी कंडक्टर की रिलेटिव मोशन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो किसी भी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। ठीक है। अब इसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, ये इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है इसका मैग्नीट्यूड किस चीज पे डिपेंड करता है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। अगर जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, और दूसरा डिपेंड करती है फ्लक्स लिंकेज पे। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन rate of change of flux beta, rate of change of flux beta, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। जैसे जनरेटर के अंदर यही होता है, जनरेटर के अंदर कॉइल्स लगी होती है, मैग्नेट होता है और उसके अंदर एक इंजन लगा होता है। इंजन के अंदर हम फ्यूल डालते हैं और इंजन जो होता है वो कॉइल्स को और मैग्नेट्स को रोटेट करवाता है। तो रोटेट करने की वजह से उस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल्स के अंदर करंट बनता है और वही करंट हमें जनरेटर से बाहर मिलता है। उसके अंदर आप देखोगे कि जनरेटर को जितनी तेजी से आप मूव करवाओगे, जनरेटर जितना फास्ट मूव करेगा तो उसमें उतना ज्यादा करंट बनेगा। इसलिए कि जितना वो तेजी से रोटेट करती है कॉइल तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो ज्यादा होता है। जितना स्लोली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतनी ईएमएफ जो है वो कम बनेगी। और इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बेटा। ठीक है, अब इसकी मिसाल आप इस तरह से ले, फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास एक कॉपर की आपके पास कॉइल है जिसकी वायर कॉपर की है बेटा। ठीक है, और एक वायर आप ऐसी ले, ठीक है, जो इस तरह से, ठीक है, आयरन की वायर है, एक कॉपर की है और एक आयरन की है बेटा। इस तरह से अगर हम ले, नॉर्थ है और साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर दोनों के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है तो दोनों के अंदर ईएमएफ जो बनेगी वो इक्वल बनेगी। इन दोनों की रेजिस्टेंस पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करती। अगर इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम, दोनों के लिए एक जैसा मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे
तो दोनों के लिए अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम रखेंगे तो दोनों में इक्वल ईएमएफ बनेगी, लेकिन दोनों में करंट अनइक्वल बनेगा, क्योंकि करंट जो होता है ना वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब आयरन की रेजिस्टेंस और कॉपर की रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 10 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ आप लोहे की वायर कनेक्ट करें या उसके साथ कॉपर की वायर कनेक्ट करें, तो उसी 10 वोल्ट बैटरी जो होगी, वही 10 वोल्ट की बैटरी जो होगी वो आयरन की वायर से कम करंट फ्लो करवाएगी, जबकि कॉपर की वायर से ज्यादा करंट फ्लो करवाएगी। तो करंट जो बनता है ना वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। ईएमएफ वही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जो है वो टेबल है, आप उसको किसी जो है वो ऐसे सरफेस के ऊपर मूव करवाते हो जो स्मूथ है, तो आप उसको इजीली मूव करवा लोगे। लेकिन अगर उसको किसी ऐसे सरफेस के ऊपर आप मूव करवाते हो जो रफ है, तो आपकी एनर्जी तो वही है ना, लेकिन जो है वो टेबल मूव करे ना करे वो डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द सरफेस पे। तो इसी तरह से जो ईएमएफ बनती है ना वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। अगर दो डिफरेंट रेजिस्टेंस वाली कॉइल्स होती है, उनके नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर एक जैसा होता है, तो दोनों के अंदर ईएमएफ एक जैसी बनेगी, और उस ईएमएफ के नतीजे में जो करंट बनेगा, देखें, करंट एक इफेक्ट होता है और जो ईएमएफ है वो काज है। ठीक है, अगर ईएमएफ होगी तो करंट फ्लो करेगा, ईएमएफ के सिवा करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट को फ्लो करवाने के लिए जो ड्राइविंग एजेंसी होती है, वो ड्राइविंग एजेंसी जो होती है वो ईएमएफ होती है। तो अगर किसी भी चीज में करंट है, मकसद उस चीज के अंदर ईएमएफ है, तो दोनों कंडीशन में ईएमएफ इक्वल बनेगी, लेकिन दोनों में करंट जो होता है वो सेम नहीं बनेगा। तो आप इसके बारे में कहोगे कि जो करंट होता है, करंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, ईएमएफ जो होती है वो करंट पे डिपेंड जो है वो नहीं करती, जबकि जो ईएमएफ जो होती है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसके रूल होते हैं। उसके बाद आपके बुक के अंदर जो दिए हुए हैं कि फ्लक्स चेंज करने के तरीके कौन से हैं। ठीक है, ये जो आपका पहला टॉपिक हम बुक का पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इस बुक के जो इस टॉपिक के आखिरी लाइनों में लिखे हुए मेथड्स जो है वो फ्लक्स चेंज करने के मेथड्स कौन से होते हैं। फ्लक्स चेंज करने के मेथड्स बहुत सारे हैं। अगर इस तरह से आप इसको देखें तो आप फ्लक्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, ठीक है, इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। एक तो बाय रिलेटिव मोशन, बाय रिलेटिव मोशन बेटा, रिलेटिव मोशन का हम पढ़ चुके हैं कि अगर कॉइल है और मैग्नेट है, या कॉइल मूव करे मैग्नेट स्टेशनरी हो, या मैग्नेट मूव करे कॉइल स्टेशनरी हो, या दोनों मूव करें, बहरहाल दोनों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन हो। और दूसरा तरीका आपने देखा है, जैसे आप एंट्री टेस्ट के हो तो आपको पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या देखते हैं कि एक कॉइल को हम एसी करंट देते हैं, और एसी करंट जो होता है वो आपको बताता हूं लास्ट में। तो एक कॉइल को एसी करंट जब देते हैं, तो उस एसी करंट की वजह से उस कॉइल का फ्लक्स जो होता है वो चेंज होता है, और सराउंडिंग में दूसरी कॉइल रखते हैं। तो एक कॉइल के अंदर एसी करंट देते हैं, उसके सराउंडिंग में दूसरी कॉइल रख के
हम फ्लक्स चेंज करवाते हैं, मकसद ड्यू टू द सप्लाई ऑफ एसी करंट। जब आप किसी भी कॉइल को एसी करंट देते हो तो एसी करंट के देने से उस कॉइल का फ्लक्स जो होता है वो चेंज होता है, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं और सेल्फ इंडक्शन में भी ऐसे ही होता है। सेल्फ इंडक्शन के अंदर भी कॉइल को हम एसी करंट देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन को भी हम एसी करंट देते हैं, ठीक है। और उसके नतीजे में एसी करंट जो होता है, करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, करंट के इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस होती है। और तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कॉइल की साइज को चेंज करें, कंप्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉइल सर्कुलर शेप की है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा, उसको इस तरह से कंप्रेस कर दे, साइज कम हो जाए। जब उसकी साइज कम होगी तो फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम, या उसको एक्सपेंड कर दे। मीन्स कॉइल की साइज को कम ज्यादा करने से भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो फ्लक्स को चेंज करने के बहुत सारे तरीके। जनरेटर के अंदर कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है, जो है वो सर्कुलर मोशन होती है, कॉइल रखी होती है और मैग्नेट को मूव करवाया जाता है। मैग्नेट को मूव करने से भी फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। कभी नॉर्थ उसकी तरफ आएगा, कभी साउथ आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी आखिरी बात कि जब किसी भी कॉइल के अंदर इंडक्शन होती है तो करंट एसी बनता है या डीसी बनता है, ठीक है। पहले एसी और डीसी करंट को समझ लें, उसके बाद इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं बेटा। एसी या डीसी करंट बेटा, डीसी करंट बेटा, डीसी जो होता है वैसे डीसी कहते हैं इसको, या डायरेक्ट करंट इसको कहते हैं। डायरेक्ट करंट बेटा जिसको हम कहते हैं डीसी, ठीक है। इस डीसी करंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑलवेज ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, may be steady और pulsating। स्टेडी भी हो सकता है, पल्सेटिंग भी हो सकता है, आप इसको यूनिडायरेक्शनल भी कह सकते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। अब इस करंट का मतलब क्या होता है बेटा, इस करंट का मतलब ये होता है, ये बेटा जो सिंबल होती है ना, ये सिंबल होती है डीसी सप्लाई की। जब हम इस तरह से इसको हम बनाते हैं ना, इसका मकसद है कि जो भी आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको हम डीसी करंट दे रहे हैं। ये डीसी की सिंबल है बेटा, ठीक है। ये जो हम बैटरी की तरह बनाते हैं, बैटरी डीसी सप्लायर होती है। अब अगर इसको बेटा हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं किसी रेजिस्टर से, तो ये इस तरह से हो सकता है बेटा कि इसके अंदर सपोज करें यहां पे हम एक की लगाते हैं बेटा, इसके अंदर एक स्विच है बेटा। अगर इस की को बेटा हम करें क्लोज, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो करेगा बेटा, ये पॉजिटिव से फ्लो करके किस तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये करंट जो होता है ये हमेशा इसमें जो चार्जेस होती है वो फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। तो जब ये करंट इस तरह से फ्लो करे कि इसका मैग्नीट्यूड न इंक्रीज हो रहा हो न डिक्रीज हो रहा हो, सेम रेट से करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे डीसी को हम कहते हैं स्टेडी डीसी। स्टेडी करंट का मकसद है ऐसा करंट जिसका न मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और न ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो एक ही रेट से फ्लो कर रहा है, उसको स्टेडी करंट कहा जाता है। और डीसी स्टेडी हो सकता है,
और मोस्टली होता है स्टेडी करंट। लेकिन अगर इसको बेटा, अगर इसको आप इसको कंपैरिजन दें, सपोज करें ये एक बाल है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से, सपोज करें ये यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के साथ इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये लाइक डीसी है, कि ये एक ही डायरेक्शन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर 5 मीटर कोई भी हो सकती है, मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से बटन ऑन करें, करंट फ्लो किया, फिर बटन ऑफ कर दें, अगर बटन को ऑन ऑफ करें तो करंट इस तरह करेगा, फिर रुकेगा, फिर फ्लो करेगा, फिर रुकेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन एक ही होता है। फर्क सिर्फ क्या होता है कि करंट आता है, फिर बटन ऑफ हो जाता है, फिर रुक जाता है, फिर बटन खुलता है, तो फिर ये मूव करता है। इसको हम कहते हैं कि जैसे ये करंट झटके खा रहा है, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं पल्सेटिंग करंट। कि ऐसा करंट जो झटके खा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। डायरेक्शन वही होता है, जैसे आप इसको इस तरह से देखें कि ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे जाके रुकता है, फिर ये 10 मीटर से थोड़ा आगे जाता है, फिर रुकता है, फिर ये आगे जाता है। इस तरह से ये जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये रुक रुक के जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पल्सेटिंग करंट। पल्सेटिंग करंट जो होता है वो स्टेडी नहीं होता। स्टेडी करंट का मकसद है जिसके अंदर किसी भी किस्म के जो है वो इस तरह से रुकना ना हो, ये स्मूथ वे में करंट फ्लो करता है, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं कि ये जो होता है ये पल्सेटिंग करंट होता है। लेकिन इसका डायरेक्शन वही सेम रहता है। आप इसकी मिसाल ले ले, फॉर एग्जांपल मैं यूनिफॉर्म स्पीड जा रहा हूं तो ये स्टेडी करंट है। लेकिन अगर मैं इस तरह से मूव करूं, कि इस तरह से मैं मूव करता हूं, फिर रुकता हूं, फिर मूव करता हूं, फिर रुकता हूं, तो देखिए इसमें मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, लेकिन जो है वो मेरी जो मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं है। तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे करंट को हम कहते हैं पल्सेटिंग करंट बेटा। ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास बेटा एसी करंट। अब इसमें जहन में रखिएगा कि ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट बेटा। ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा, या एसी जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अब एसी करंट जो होता है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती बेटा। जब ये स्टेडी होता है ना, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में होता है नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें स्टडी होता है, जब स्टडी करंट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 मानी जाती है। ठीक है। लेकिन पल्सेशन की फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, इसलिए मैंने 0 नहीं लगाया, हटा दिया इसको। तो अल्टरनेटिंग करंट है बेटा। अल्टरनेटिंग करंट का मकसद है चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बेटा। ये अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है, नॉट यूनी डायरेक्शनल। ये यूनी डायरेक्शनल नहीं होता, और ये ऑलवेज ऑलवेज पल्सेटिंग। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 60 हर्ट्स बेटा। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, पाकिस्तान के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 60 हर्ट्स होती है। अब ये करंट होता कैसे, इसके करंट के अंदर जो डीसी करंट होता है उसकी ईएमएफ कांस्टेंट होती है। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कंटिन्यूअसली 10 वोल्ट सप्लाई देगा। लेकिन जो एसी होता है ना,
एसी की एक पीक वैल्यू होती है। एसी की न ईएमएफ कांस्टेंट होती है और न ही करंट इसका कांस्टेंट होता है। सपोज करें कि हमारे पास ये एसी सोर्स है बेटा, ये सिंबल है एसी सोर्स की। जब किसी भी जगह पे ये सिंबल इस्तेमाल हो, मकसद वहां पे करंट कौन सा है, एसी है। अब अगर इसको कनेक्ट करते हैं हम इसके साथ बेटा, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टर के साथ, इसको कनेक्ट किया रेजिस्टर के साथ, ठीक है। और इसकी सोर्स की ईएमएफ जो होती है, ये सपोज कर ले इसकी ईएमएफ है 12 वोल्ट। इसकी ईएमएफ भी आप कह लें कि इसकी ईएमएफ 12 वोल्ट। इसका मतलब है ये हर टाइम पे 12 वोल्ट दे रहा है। लेकिन इसकी ईएमएफ अगर 12 वोल्ट है तो ये हर वक्त 12 वोल्ट नहीं दे रहा। इसका मकसद है ये ज्यादा से ज्यादा 12 वोल्ट देगा। लेकिन ये कैसे देगा, देखें। यहां पे अगर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड हर जगह पे 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता। अगर इसकी ईएमएफ है 12 वोल्ट, तो ये क्या करता है, पहले सपोज करें ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये करंट जो होता है ना, ये इस तरह से फ्लो करता है। यहाँ पे ये जो करंट होगा, ये इस तरह से बेटा आप कह सकते हैं कि इसमें जो करंट होगा बेटा, ये 0 से बढ़ के, इसको मैं कर देता हूं बेटा इस तरह से, करंट जो होता है वो सपोज करें 1 एम्पियर, और ये कितना करंट दे सकता है, 1 एम्पियर। तो बेटा ये 0 से बढ़ के इसका करंट जो होगा ये 1 एम्पियर होगा। ठीक है? करंट 0 से 1 एम्पियर होगा और ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। फिर जब ये 1 एम्पियर होगा तो इसकी ईएमएफ कौन सी होगी, 12 वोल्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका करंट 1 एम्पियर से कम होगा, और 1 एम्पियर से कम होके इसका करंट फिर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद ये करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर दूसरे डायरेक्शन में 0 से लेकर 1 एम्पियर होगा। फिर उसी डायरेक्शन में 1 एम्पियर से कम होके 0 होगा। और ये पाकिस्तान के अंदर कितनी बार 1 सेकंड में करता है, 50 से 60 बार। अब इसको कंपैरिजन में देखिए, अब इसको समझिएगा। ये पहले वाली जो मैंने बात कही है अब नहीं समझे होगे। सपोज करें एक बाल है बेटा, ठीक है। इसकी इनिशियल स्पीड है 0। ये इसकी स्पीड 0 से बढ़ के, ये 0 से बढ़ के इसकी स्पीड जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 और यहाँ पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 0 से बढ़ के इसकी स्पीड कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 10 मीटर से कम होके इसकी स्पीड वापस 0 हुई, ठीक है। स्पीड 0 से बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हुई और 10 मीटर से कम होके क्या हुई, 0। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। वाइब्रेटरी मोशन में होता है ना, एक एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी मूव करती है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। मीन पोजीशन से वापस जब एक्सट्रीम पे जाती है तो दूसरी एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन सेम है। यहां से यहां तक एक्सीलेट किया, यहां से यहां तक क्या किया, डिसलेट किया, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या करता है, अब अगर ये यहां से इस तरह से मूव करे, यहां से ये इस तरह से मूव करे और इसकी स्पीड यहां पे फिर हो गई 10 मीटर पर सेकंड, और फिर ये यहां से यहाँ इसकी 0, फिर वापस प्रोसेस इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे यही
ये सपोज कर लें कि इसकी ये स्पीड है, इसकी आप स्पीड ले लें कि करंट के अंदर चार्जेस 0 से बढ़ के 1 होती है, फिर सेम डायरेक्शन में 1 से क्या होती है 0, फिर क्या होता है दूसरे डायरेक्शन में यहां से करंट आता है, पहले ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव, और उसके बाद ये पॉजिटिव होता है और फिर क्या होता है निगेटिव। पहले करंट 0 से बढ़ के 1 एम्पियर होता है, और फिर सेम डायरेक्शन में 1 एम्पियर से कम होके 0 होता है, फिर करंट क्या करता है अपना डायरेक्शन चेंज करता है, फिर इधर फ्लो करता है, 0 से 1 एम्पियर होता है और फिर 1 एम्पियर से 0 होता है। इसीलिए इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। इसका ग्राफ आप हमेशा इस तरह से देखोगे, 0 से बढ़ के मैक्सिमम हुआ और मैक्सिमम से बढ़ के 0 हुआ, फिर दूसरे डायरेक्शन में 0 से मैक्सिमम हुआ और फिर मैक्सिमम से क्या होगा 0 होगा। इसका मकसद है इसमें चार्जेस जो होंगी वो इस तरह से मूव करें। तो एसी जो करंट होता है, एसी करंट अंदर करंट जो होता है वो स्टेडी नहीं होता, ये करंट स्टेडी नहीं है, इसमें एक पीक वैल्यू होती है कि ये सोर्स ज्यादा से ज्यादा 1 एम्पियर देगा। इसके अंदर हर टाइम पे करंट एक जैसा नहीं होता, पीक वैल्यू होती है इसकी एसी करंट के अंदर। और एसी करंट के अंदर जो चार्जेस होती हैं वो वाइब्रेटरी मूव करती है, इसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दो करंट हुए, एक एसी हुआ और एक क्या हुआ डीसी हुआ। डीसी करंट का जो एसी करंट का ग्राफ इस तरह से बनता है। इसकी आप इससे कंपैरिजन दें कि जैसे 0 से 10, 10 से 0 सेम डायरेक्शन, तो 0 से 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से 0, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा सेम। फिर क्या होगा डायरेक्शन चेंज होगा, इसको हम कहते हैं पोलरिटी चेंज, कि एसी करंट चेंजेस पोलरिटी कंटिन्यूअसली। ठीक है, एसी करंट जो होता है वो अपनी पोलरिटी को चेंज करता है कंटिन्यूअसली, लेकिन डीसी की पोलरिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब समझ गए इसको। अब आ जाते हैं कि जो इंडक्शन होती है ना उसमें जो करंट होता है वो एसी बनता है या डीसी बनता है। इंडक्शन के अंदर करंट हमेशा एसी बनता है। अब एसी क्यों बनता है बेटा, आप कहोगे बेटा कि एसी करंट, एसी इज इंड्यूस्ड, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से एसी करंट बनता है बेटा। सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक कॉइल है बेटा, ये अब कह ले बेटा कि ये हमारे पास कॉइल है और इसके साथ अब हमने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जब ये मैग्नेट इस तरफ आएगा, जब ये मैग्नेट इस तरफ आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स क्या होना शुरू करेगा बेटा, इंक्रीज होना शुरू होगा, और इसमें क्या बनेगा करंट। सपोज करते हैं, ठीक है, कि ये इसका नॉर्थ है और ये इसका नॉर्थ है। ठीक है, अगर ये नॉर्थ इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो करंट बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अब ये आगे लेंजेस लॉ में डिस्कस करेंगे, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ये ना अगर इस तरफ में एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा और इसमें करंट इस तरह फ्लो करेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये मैग्नेट पहले इधर गया फिर वापस आएगा, जब ये वापस जाएगा अवे जाएगा, जब नॉर्थ से अवे जाएगा तो यहाँ पे जो करंट बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा और करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। जब टुवर्ड्स जाएगा, जब नॉर्थ टुवर्ड्स जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा, और जब नॉर्थ अवे जाएगा तो क्लॉकवाइज करंट बनेगा। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो इसमें करंट जो होता है वो एसी होगा, क्योंकि करंट रेजिस्टर के अंदर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इंडक्शन के अंदर जो करंट बनता है ना वो कौन सा करंट बनता है हमेशा
एसी करंट बनता है। इंडक्शन के अंदर डीसी नहीं बनता, डीसी में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो काम करता है वो करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। बाकी इंडक्शन के अंदर डीसी बन नहीं सकता। इंडक्शन के अंदर हमेशा जो करंट बनता है वो एसी बनता है। ठीक है। और अब ये नॉर्थ की वजह से एंटी क्लॉकवाइज क्यों बना, या नॉर्थ हवे से क्लॉकवाइज क्यों बना, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लेंजेस लॉ के अंदर, कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस टाइम पे क्लॉकवाइज बनेगा, इस टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो ये जो इंडक्शन होती है, इंडक्शन के अंदर हमेशा एसी बनता है। और दूसरी बात एक जो है वो ध्यान में रखिएगा कि करंट हमेशा फ्लक्स के चेंज होने से बनता है। अब आप ये नहीं समझिएगा कि जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट बनेगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा करंट नहीं बनेगा। या आप ये भी नहीं समझिएगा जब फ्लक्स इंक्रीज तो करंट इंक्रीज होगा, जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, ऐसे नहीं समझिएगा। फ्लक्स के बढ़ने से भी करंट बढ़ता है, फ्लक्स के बढ़ने से करंट कम भी हो सकता है, और फ्लक्स के कम होने से करंट कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है। तो चेंज की वजह से फिर करंट बनता है, फिर चेंज बढ़ना भी चेंज होती है और कम होना भी क्या होता है, चेंज होती है। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं फेराडे के लॉ।